सत्य, न्याय, निर्भीकता के पर्याय और देश के 5 राज्यों बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में अपनी सराहनीय कार्यशैली के साथ विशिष्ट पहचान बनाने वाले आदरणीय श्री सत्यपाल मलिक साहब रिटायरमेंट के बाद में राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब सभागार में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाज, राष्ट्र, किसान और आम जन के अधिकारों के मुद्दों को लेकर अपनी बात रखेंगे। आप सबको विदित है कि साहब जब बिहार के गवर्नर थे तो आपने शिक्षा में सुधार को लेके बहुत बड़े नवाचार किए और उस नवाचारों की देश भर में सराहना हुई। जब आप जम्मू कश्मीर की राज्यपाल बने तो आपने अखंड भारत का जो सपना था करोड़ों देशवासियों का, उसको साकार किया और एक संविधान, एक विधान और एक ध्वज की बात को सार्थक करते हुए धारा 370 और 35A हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद में आप गोवा गए, जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्रीज़ को एक अच्छे सुझाव देकर समाज हित में लाने का आह्वान किया। उसके बाद आप मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी सराहनीय कार्य किया और हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर आप निडरता के साथ में अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए हमेशा चर्चित रहे हैं। आपका जीवन हमेशा बेदाग रहा है, चाहे आप छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में, विधायक के रूप में, MLC के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में, केंद्र में मंत्री के रूप में और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में। तो इन सारी बातों को लेकर के और अब आज सर अपनी बात आप सब राजस्थान और देश के मीडिया के समक्ष रखने जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सम्माननीय पूर्व राज्यपाल महोदय सम्मानित सत्यपाल मलिक साहब मीडिया से हम सब के बीच में मुखातिब हों। देश में इस समय नौजवानों की, किसानों की, मज़दूरों की और वर्किंग क्लास, आप भी उसी में आते हो, सबकी बहुत ख़राब स्थिति है। महंगाई, बेरोज़गारी, किसानों को फसल का दाम न मिलना और पैरिटी प्राइस न होने से वो रोज़ गरीब होता जा रहा है। इस सब से देश की अर्थव्यवस्था भी ख़राब जगह जा रही है। तो इसमें अगर जो लोग मैटर करते हैं वो नहीं बोलेंगे या लड़ाई नहीं करेंगे तो ये रसातल में चला जाएगा। चूँकि जो राज करते हैं वो तो अपने पे आत्ममुग्ध होते हैं कि हमने सब अच्छा कर दिया है, उनको ये पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई छिड़ेगी और इसमें वर्किंग क्लास देश का दोबारा खड़ा होगा। संयुक्त किसान मोर्चे वाले लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने बताया कि हम चूँकि ये MSP पे हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं, हमको आश्वासन दिया था, अब उसको लागू नहीं कर रहे हैं। और चूँकि लागू कैसे करेंगे, वो तो अडानी के गोदाम खुल गए हैं उसमें हरियाणा में और वो भर दिए हैं उसने गेहूं खरीद के। यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं महंगा होगा तो अडानी का बिकेगा, किसान का तो चला गया। तो वो दोबारा लड़ाई छेड़ेंगे, उनको आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। वर्किंग क्लास के जो दूसरे तबके हैं, सैलरीड क्लास है, अब उसकी पेंशन ख़त्म कर रहे हैं जगह जगह। कुछ स्टेट तो कह रही हैं कि हम ओल्ड पेंशन देंगे, कुछ कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। इसी तरह रोज़गार का सवाल है। फ़ौज एक होती थी जिसमें छोटा किसान बेचारा अपने एक बेटे को भेज देता था, वो दूसरे के बेटे को बुला लेता था, तो उसका परिवार का एक जुड़ाव रहता था देश के साथ। वो भी अब करीब करीब ये जो क्या योजना बोल रहे अग्निवीर, इससे वो ख़त्म। 3 साल के लिए कौन मरने के लिए जाएगा, मजबूरी में चला भी जाएगा तो उसको वो जो देशभक्ति का जज्बा है वो नहीं पैदा होगा। तो इनको अंदाज़ नहीं है कि कितना नुकसान देश का कर रहे हैं। अग्निवीर बहुत ही घातक योजना है, ये तत्काल वापस लेनी चाहिए और फुल फ्लेजेड जो नौकरी होती थी फ़ौज की, वो जिसमें पेंशन वगैरह सब प्रावधान होते थे, वो रिवाइव करनी चाहिए। किसानों को जब प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून वापस लिए तो ये प्रॉमिस किया था कि हम MSP देंगे। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि मिनिमम सपोर्ट एक दाम तय हो जाता है और उसमें वो होता है लागत के मुताबिक कि इससे नीचे जाएगा तो सरकार बाज़ार में इंटरवीन करेगी।
तो उसको नहीं कर रहे हैं, और उसको ना करने से किसान को ज़बरदस्त हानि हो रही है। और उसको आप अंदाज़ लगा, मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, आज से 10 साल पहले 1 क्विंटल गेहूं में जितना सामान आता था उसका आज 2/3 आता है। खेती वही है, पैदावार वही है, किसान वही है, लेकिन वो बिना जाने गरीब हो रहा है क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर ख़त्म हो रही है। तो ये बहुत क्रूशियल मैटर है एमएसपी का। ये अगर लागू नहीं होगा तो ये देश में आंदोलन छिड़ेगा, अफरा तफरी होगी, लॉलेसनेस होगी। इसको अवॉइड करना चाहिए। अब मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरी भेंट होगी प्रधानमंत्री से, उनसे प्रार्थना करने की कि इसको कर दीजिए। तभी क्यों करते हो जब लोग 700 लोग मरे दिल्ली के बॉर्डर पे और एक के लिए शोक संदेश नहीं गया दिल्ली से, जबकि कुतिया भी मरती है तो उसके लिए जाता है। तो ये फिर दोबारा इसमें अफरा तफरी होगी, लोग मरेंगे, गोली चलेगी, लाठी चलेगी, धरने होंगे। अभी स्थानीय स्तर पे तो बहुत जगहों पे हो रहे हैं। जैसे पंजाब में चीफ मिनिस्टर का घर 2 दिन तक किसानों ने घेरे रखा, और करनाल में हुआ, कहीं कहीं हो रहा है छिटपुट। लेकिन अब वो लोग इकट्ठा होके दोबारा अपनी लड़ाई को शुरू करेंगे। तो मैं उसके लिए आपसे सहयोग मांगने आया हूँ कि कहीं भी किसी भी वर्किंग क्लास की, चाहे वो पत्रकार हों, शिक्षक हों या सरकारी कर्मचारी हों, उनकी जो लड़ाइयाँ हों, उनमें आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप की तरफ देश देखता है, आप उसमें सहयोग करिए और उसमें अपनी ओपिनियन भी दीजिए। चूँकि ये देश में राय बना दिए कि साहब प्रेस तो सब कब्जे में कर लिया, ऐसा नहीं है। देश में बहुत लोग हैं प्रेस में जो ठीक से सोचते हैं। तो इसी काम से मैं आया था। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कोई सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। सर, एक बार गुजरात मॉडल की बात कही जा रही है। 27 साल से देखा जा रहा है गुजरात मॉडल को। आपको लगता है इस बार भी जादू चलेगा? कोई खास वजह नजर आ रही है सर उसकी? नहीं, गुजरात का तो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी सांप्रदायिक करके जीतते रहे हैं। इस बार उस तरह का नहीं है। और गुजरात तो मैं घुमा हूँ, इनके चुनाव में गया था खुद नरेंद्र मोदी जी के, मैं इनका प्रशंसक था। जब ये गुजरात में थे तो ये किसान परस्त थे। इन्होंने एमएसपी लागू हो, ये चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी को, लेकिन भैया कहते थे कि दिल्ली बहुत ख़राब जगह है, यहाँ के आदमी बदल जाता है। तो ये दिल्ली आके बदल गए, पता नहीं क्या हुआ है। और इनका वो किसान परस्ती ख़त्म हो गई। क्योंकि मेरे तो जितने इनसे इनकाउंटर हुए किसानों के सिलसिले में, लड़ाई होके ही ख़त्म हुए। गुजरात मॉडल कुछ नहीं, आप घूम के देखिए, वही गरीबी है, उसी तरह के गांव हैं, उसी तरह का किसानों को कष्ट है, उसी तरह की बेरोज़गारी है, स्कूल भी अच्छे नहीं हैं, मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं। कहीं गुजरात में कोई स्वर्ग नहीं आया हुआ है। जिस तरह से पिछले 8 साल में सब कुछ भारत को मिला, भारत विश्व गुरु बना है, उससे पहले कभी नहीं था। और ये सब चमत्कार, भारत तो शुरू से विश्व गुरु था। चूँकि भारत में तो सुबह आप टीवी खोलिए तो 2000 बाबा प्रवचन देते नज़र आते हैं। कुछ नहीं हुआ। मुझे समझाओ, आप क्या 8 साल में आपने क्या देखा? मतलब आपका जीवन स्तर बेहतर हुआ, आप महंगाई कम हुई, आपकी रसोई में ज़्यादा चीज़ें आने लगीं कि कम आ रही हैं। ये विश्व गुरु का एक अजीब नारा है। भाई काहे के गुरु बनोगे? क्या तुम सुई बनाते नहीं हो? मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट करते हो आज भी। लेकिन ऑपोजिशन हर जगह से खत्म हो रही है। आपको नहीं लगता सर ये शायद देखिए ये सही है, बहुत ज़्यादा नहीं है सही। एक पार्टी का रूल आने की बात सही कह रहे हैं आप। लोग इसमें अपोजिशन को सोचना चाहिए। दूसरे में लेकिन लोगों की एक तारीफ़ करूंगा। मैं तो बहुत राजनीति में 1967 से हूँ। 74 में मैं एमएलए हो गया था। तब भी 67 में कोई अपोजिशन नहीं था यूनाइटेड, लेकिन लोगों को हराना था तो 8 स्टेट में कांग्रेस हरा दी थी और दिल्ली में बाल बची थी। फिर इंदिरा जी वो गरीबी हटाओ करके वापस लाई, वरना बिना अपोजिशन के हटा दी थी। तो जब तय कर लेंगे लोग तो फिर वो ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि ये इकट्ठा होकर जुलूस लेके आएंगे हमारे यहाँ। फिर भी मुझे लगता है कि चुनाव आने तक अपोजिशन में इतनी सद्बुद्धि आ जाएगी कि एक के मुकाबले एक उम्मीदवार हो। बहुत सारे पीएम पद के उम्मीदवार हैं हर राज्य से। कोई नहीं, सीरियसली मैं तो सबसे मिला हूँ, कोई अपने को इस लायक नहीं समझता। चर्चा चलवा देते हैं। नीतीश जी भी हैं, चंद्रशेखर राव भी हैं,
ममता जी अलग हैं, देखिए क्या ममता जी शरद पवार ममता अलग जी हैं? मतलब कभी क्या आपको नहीं लगता सर देखिए कि इस तरह से- ममता जी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचती। एक मिनट सर, जी क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर अपने आप को प्रोजेक्ट चल के अगर कोई आगे बढ़ेगा तो शायद जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं तख्ता पलट दिल्ली का, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तो लक्ष्य ठीक है, लेकिन कोई अपने को कर नहीं रहा। शरद पवार जी डिजर्विंग हैं, लेकिन वो खुद ही मना कर देते हैं कि मैं नहीं इस रेस में। नीतीश खुद मना करते हैं मैं इस रेस में नहीं हूँ। ये तो चूंकि झगड़ा कराना आपको उनमें, तो आप उनको मुझे भी बना सकते हो आप उम्मीदवार। किसको बुरा लगता है सुनना। आदरणीय मलिक साहब, जी मैं शराबबंदी का कार्यकर्ता रहा हूँ। जी शराबबंदी विषय मेरा रहा है ओहो। और मैं उस पर काम भी करता हूँ पूजा छावड़ा के साथ। जी जी हाँ, उनका मुझे मिलता रहता आपसे है। बिहार में मुलाकात हुई जी जी और अभी वापस राज्य सरकार ने हमारे को स्टडी करने के लिए वहाँ भेजा था। रिजल्ट ये देखा कि शराबबंदी के बाद में राज्य की आय में पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रतिशत दर से वृद्धि हुई, रोड एक्सीडेंट्स कम हुए, महिलाओं के प्रति अत्याचार कम हुए, महिला सुगठित हुई है और वहाँ का सब कुछ ठीक ठीक लग रहा है। और बिहार का इफेक्टिव तरीके से उन लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया। बिहार में हाँ, बिहार में करीब 4 लाख लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया, जो एक नेगेटिव पक्ष जाता है। अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल करके और जो ट्रैफिकर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उन लोगों को पकड़ करके और पेट्रोल करने का प्रयास अधिक उससे किया है। वहाँ काफ़ी नीतीश जी ने काफ़ी सख्ती से लागू इन किया। सब रिजल्ट्स को देखने के बाद में मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि कोई भी राज्य अगर इसको लागू करता है तो उसको आर्थिक रूप से भी लाभ होगा। हाँ, तो आप राज्य जाओ का ना, लक्ष्य सब होना चाहिए, सब समाज मुख्यमंत्रियों कल्याण को भी सब पूर्ण होगा। मुख्यमंत्रियों आपके इसमें क्या विचार है? सब नहीं, मैं तो शराबबंदी के पक्ष में हूँ, चूँकि मैंने तो आप छुई भी क्या नहीं इस बारे है। में भी कुछ कहेंगे हाँ। या राज्य सरकारों नहीं, से आप आग्रह मैं करेंगे? राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि शराबबंदी करें। शराबबंदी तो अभी 100 लोग मर गए नकली शराब पी के गुजरात में, जो गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे थे, मर गए। इसके बाद वो अभी पुल टूट के मरे जिसका टेंडर भी नहीं दिया गया था, बिना ही टेंडर के पुल दे दिया था। वहाँ का भी स्टडी किया हमने, वहाँ पे जो लूपहोल्स उन्होंने छोड़ दी कि मेडिकल एडवाइस के ऊपर हमको शराब मिल सकती है, जबकि बिहार में ऐसा कोई स्कोप उन्होंने नहीं छोड़ा। और आपके पास बिल्कुल दृष्टांत है, अभी जब कोरोना हुआ तो पूरे देश में शराबबंदी इतनी जबरदस्त थी कि कोई आदमी उसके कारण से मरा नहीं। तो इसके कारण उसका कोई विड्रॉल सिम्टम, कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। तो ये बहाने से जो छूट दी गई थी बस उसको तो इतना ही वापस काफ़ी है, ली बाकी पत्रकार बंधुओं को करने को। जी अभी आपने बोला कि जब केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून वापस ले लिए, उसके बाद में कुछ मांगे हैं जो किसानों की बाकी रह गई, तो कब तक जो है किसानों को और आम जनता को अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ेगा और अपनी जान की बलि देनी पड़ेगी? क्योंकि आपने भी बताया कि 700 किसान 700 लोग मरे बॉर्डर पे। जी मरे, जिनके लिए अभी तक कोई जिसके बारे में कोई बातचीत भी नहीं। तो हर बार क्या अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या ऐसी ही बलि देनी पड़ेगी? ये तो आप बताएं, ये तो दुखद स्थिति है, नहीं देनी चाहिए। प्रधानमंत्री कोई वादा करते हैं और माफ़ी मांग के कानूनों को वापस लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम एमएसपी लागू करेंगे, और उसमें एक कमेटी ऐसे आदमी की अध्यक्षता में बना देते हैं जो ये कानून जिसने ड्राफ्ट किए थे। तो किसान उसका बायकॉट कर रहे हैं, उस कमेटी से तो कुछ होगा नहीं है, जो चाहेंगे रिपोर्ट करा लेंगे। एमएसपी में रिपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, मोटी मोटी बात है। एमएसपी 20-22 जिनसों पे आप कर दीजिए और उसमें इकोनॉमिकली आपको कोई नुकसान नहीं है। किसान को एक तसल्ली हो जाएगी कि मेरा माल वो डिस्ट्रेस में नहीं बिकेगा, एक जो दाम तय होगा सरकार की तरफ से उस दाम पे बिक जाएगा। अगर नहीं बिकेगा बाज़ार में तो सरकार उसकी खरीद करेगी, उसको इफ़ेक्टिवली लागू करिए। सर, आप करीब 5 दशक से ज़्यादा वक्त से जनप्रतिनिधि के रूप जी, में जी, एमएलए आप 74 की बात जी, कर जी। रहे हैं। हालांकि ये डायरेक्ट दूसरी पार्टी का मामला है कांग्रेस की, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से सीएम की कुर्सी को लेकर चल रहा है, आप रेगुलर विजिट करते हैं यहाँ पर, लोगों से भी बातचीत करते हैं, शायद फीडबैक भी मिला होगा। जिस तरह से सीएम की कुर्सी को लेकर यहाँ मतभेद चल रहे हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत में, कुछ सजेशन दोनों को देना चाहेंगे, दोनों की तरफ? आजकल कौन किसका सजेशन मान रहा है? मुझे क्यों गलतफहमी में आप डालते हो कि मैं सजेशन दूँ? सजेशन यही है कि मिलजुल के काम करना चाहिए, लड़ने का वक्त नहीं है। जो मोदी जी ने रशिया को कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, ये भी राजस्थान के लोगों की तरक्की के लिए इनका लड़ना ठीक नहीं है। मिल के काम, चुनाव आ रहा है, उसमें देखा जाएगा जो होगा। किसानों का आपका सबसे बड़ा बात मुद्दा हाँ सर, प्लीज कर। जी, अब मिल के रहना चाहिए। जी, सबसे बड़ा मुद्दा कर्ज माफी का है किसानों के लिए, जो किसान आंदोलन में कर्ज माफ़ी नहीं, इसको करेक्ट करें टर्म।
कर्ज मुक्ति, हाँ बिल्कुल एकदम मुक्त कर देना चाहिए कर्जे से। सर एक ओबीसी आरक्षण का मामला चल रहा है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? ओबीसी आरक्षण सबसे ज़्यादा देखो ओबीसी जो क्लासेज हैं उनके साथ बहुत दिनों से छल चल रहा है। गुजर भाई लोग जो उनके साथ हर दूसरे तीसरे साल समझौता होता, फिर बातें वहीं की वहीं आ जाती हैं। एक तो ओबीसी में जो आइडेंटिफाइड क्लासेज हैं उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए कि इसको भी जोड़ देंगे, रिटायर्ड लोगों को भी जोड़ देंगे। ओबीसी मीन्स ओबीसी, जो सर्टिफाइड ओबीसी हैं उनका कोटा ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए। दूसरे अगर कोई समझौता करती है सरकार, जैसे गुजरों से करते हैं, समझौता कर लेंगे फिर लागू नहीं करेंगे। अभी वो विजय बैसला का परसों में बयान सुन रहा था, उसने कहा कुछ भी लागू नहीं किया जो इनसे समझौता किया था। और ओबीसी में फिर दोहराता हूँ मैं आपके जरिए कि इसमें किसी और कैटेगरी का दखल नहीं होना चाहिए, सिर्फ ओबीसी जो लोग हैं उन्हीं को उसमें मिलना चाहिए, और को आप जनरल में से दे दें। सर इनका जो कहना ये है कि राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को लेके 31/4/2018 का एक सर्कुलेशन था, तो अभी उसकी विसंगतियों को दूर करने को लेके सीएम को ज्ञापन भी दिया गया है और उनको बताया गया है। तो ओबीसी की विसंगतियों को लेके पूरे राजस्थान में एक आक्रोश है। तो कल छात्र संघ अध्यक्षों ने भी बात उठाई, सीएम से भी मिले, तो उसको लेके भाई ओबीसी की जो विसंगतियाँ हैं वो यथाशीघ्र दूर हो, इसको लेकर के। हाँ ये विसंगति ये है कि 21% आरक्षण ओबीसी में अभी मिल रहा है, उसमें से 12% आरक्षण केवल पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित कर दिया गया, बाकी 11% वो तो करना ही नहीं चाहिए। पूर्व सैनिकों को यही मांग हो रही है कि उनका अलग होना, वही तो मैंने कहा कि उसमें किसी का दखल या हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट का जो किसान में मलकियत का नाम है ना, सरकार मान लो। हाँ वो तो ठीक कर रही है अगर कर दें, चूँकि यहाँ भी ज़मीनें भी किसानों के नाम नहीं है, मिल्कियत भी किसानों को नहीं है। और मुझे याद है ये आज़ादी के पहले जोधपुर स्टेट बैंकरप्ट हो गई थी, चूँकि वहाँ खेती नहीं कर रहे थे लोग, तो अंग्रेज़ जो रेजिडेंट कमिश्नर होता था उसने राजा से पूछा कि भाई तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं हम। तो राजा ने कहा कि मेरे यहाँ खेती नहीं करते लोग, मेरी ये मदद कर सकते हैं कि पाली और इन ज़िलों से जो खेती करते हैं लोग, जिसमें मेजॉरिटी जाट थे, इनको आप, वो जाट थे दूसरे, वहाँ पाली की एक और जाति है उसी तरह की, इनको बुला के आप यहाँ ले आएँ बाड़मेर और इसमें जैसलमेर के आसपास, और ये खेती करें तो मेरी इकोनॉमी ठीक हो सकती है। तो रेजिडेंट कमिश्नर ने वो लोग बुलाए और समझौता करा दिया स्टेट के साथ। लेकिन उसके बाद भी फ्यूडल लोग जो तय हुआ था कि कितना हिस्सा वो देंगे किसान सरकार को, उसके बाद भी उसका ऊँट खोल ले जाते थे, उसकी फसल उठा के ले जाते थे। बहुत सारे मुकदमे हुए जिसमें चौधरी रामदान जी थे, गंगाराम जी थे, ये लोग उनके मुकदमे लड़ते थे, नाथूराम जी लड़ते थे, लेकिन उनको लागू नहीं किया ठीक से। जो स्टेट अपने किसान के साथ अन्याय करेगी वो स्टेट चल ही नहीं सकती है। सर भारत जोड़ो यात्रा आपको लग रहा है कुछ होना है, जी इसका फायदा कांग्रेस को? और सेकंड क्वेश्चन, झारखंड के शिबू सोरेन के खिलाफ आज ईडी की कार्रवाई फिर शुरू हो गई, उसके अलावा नीतीश कुमार के एक मंत्री पे ईडी की रेड हो गई। आपको लग रहा है कि ये सब मोटिवेटेड ही हो रहे हैं या ये रियली? देखिए आप लोग प्रबुद्ध हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं और जनता भी जानती है। अब ईडी के रेड बीजेपी वालों पे तो नहीं हो रहे, और जिसके होते हैं वो छोड़ के बीजेपी में चला जाता हो तो वो सारे मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो गंगा जल छिड़का जाता है उस पर। इनको ईमानदारी से लागू करना चाहिए। ईडी की कार्रवाई बुरी नहीं है हो तो। नहीं, वहाँ तो साउथ में तो हो रही है, काफ़ी क्राउड्स आ रही हैं और सब तरह की आ रही हैं, बच्चे भी, औरतें भी, बूढ़े भी, किसान भी। और क्यों नहीं करनी चाहिए? सब नेताओं को करनी चाहिए भारत यात्रा। निकलते नहीं है नेता लोग, वो कम से कम निकल रहा है और बाहर उसमें सो रहा है टैंकर्स में, तो नेताओं को तो वैसे ही निकलना चाहिए। नेता तो अब हेलीकॉप्टर से आते हैं। मेरठ से मुजफ्फरनगर 1.5 घंटे का है, अब पहले 2-2.5 घंटे का होता था। वहाँ भी कोई मीटिंग होगी तो नेता हेलीकॉप्टर से जाएंगे। किसान आंदोलन की बात करें कि कब शुरू होगा? ये अभी अभी मैं नहीं लूँगा, उन्होंने लिया है। जो
संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने तय किया है कि वो ये जो कौन सी तारीख थी वो सिंधु साहब 26 नवंबर, हाँ 26 नवंबर और 11 दिसंबर को फतेह दिवस मनाएंगे। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने कानून वापस लिए थे, तो 11 दिसंबर को मना रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चे के लोग, चूँकि वही एक बॉडी है जो प्रतिनिधि बॉडी है किसानों की, वो उसको मना रहे हैं फतेह दिवस के तौर पे। और जिस दिन वो धरने पे बैठे थे उसको वो संघर्ष दिवस के तौर पे मना रहे हैं। और अगर ये एमएसपी वाला मैसेज चला गया और इन्होंने जल्दी से सॉर्ट आउट कर लिया तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना ये जल्दी शुरू होगा। इस बार क्या इसका नेतृत्व आप करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं तो सहायता करूँगा जो भी। जैसे मैं कल 10 बजे दिल्ली से निकला था और यहाँ 7 बजे पहुँचा हूँ, तो रास्ते में लगभग 30 छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग्स थी, तो सब में गया, सब में मैंने बोला भाई तुम्हारे यहाँ धरना हो तो बैठना, उसमें साझेदारी करना, मैं भी आऊँगा। मैं तो इस तरह का काम करूँगा, क्योंकि मेरा कोई इरादा राजनीति में आने का नहीं है। मैं ना कोई पार्टी ज्वाइन करूँगा, ना मैं चुनाव लड़ूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। कुछ सबके लिए भोजन है सर। भोजन है, कहाँ है? तो मैं साथ ही करूँगा आपके। बिल्कुल सर, कहाँ पे है? यही है।